हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सुनमा टूल के एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बॉक्सर आंदोलन पर निबंध लिखे या बॉक्सर आंदोलन के कारण और परिणाम को लिखे। ठीक है, ये क्वेश्चन बीए पार्ट 3 पेपर 7 में पूछा जाता है और ये वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे टॉप 10 क्वेश्चन के ये चौथा क्वेश्चन है जो मैं करा रहा हूँ। इससे पहले 3 क्वेश्चन ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ। ठीक है, जिसमें अफीम युद्ध, ठीक है, चीनी क्रांति आदि शामिल है। ठीक है, यदि आप वीडियो नहीं देखे हो वाला तो आप लोग देख सकते हैं। पेपर 5 का ही मैं पूरा कंप्लीट करा दिया हूँ। पेपर 6 में भी 2-4 क्वेश्चन कराया हूँ, बाकी मैं करा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, आपको पीजी में भी हेल्प करेगी हमारी चैनल। ठीक है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको ये वीडियो नहीं देखना है तो आप मत देखिए, सीधा PDF भी ले सकते हैं। ठीक है, वीडियो के लास्ट में 5 मिनट जब बचा रहेगा तो मैं बताऊंगा कि PDF कैसे मिलेगा। ठीक है, वैसे आप लोग जान ही चुके हैं कि कैसे मिलता है PDF। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको परिचय लिखना है। ठीक है, चलिए बॉक्सर आंदोलन क्या था, ठीक है, हम लोग देखेंगे। तो देखिए, परिचय में हम लोग देखते हैं बॉक्सर विद्रोह जो 1899 से 1901 के बीच चीन में हुआ था। ठीक है, तो ये 3 सालों तक चला था बॉक्सर विद्रोह। आप लोग ध्यान रखेंगे, 99 में शुरू हुआ था, ठीक है, और 1901 में खात्मा हुआ था। एक विदेशी विरोधी, उपनिवेश विरोधी और ईसाई विरोधी विद्रोह था। यानी बॉक्सर विद्रोह जो था ये विदेशी विरोधी था, उपनिवेश विरोधी और ईसाई विरोधी था। उस समय क्या था कि चीन में ब्रिटिशर्स और जापानियों का प्रभुत्व बढ़ते जा रहा था। ठीक है, और वो लोग उपनिवेश बनाने की स्थिति में आ चुके थे, ब्रिटिशर्स और जापानी। ठीक है, और अपना ईसाई धर्म का भी ब्रिटिशर्स प्रचार कर रहे थे। ठीक है, जिससे चीन के एक दल जिसे बॉक्सर्स कहा जाता था। ठीक है, एक्चुअली में ये बॉक्सर्स ही थे। ठीक है, मुक्काबाज थे। ठीक है, तो इन लोगों ने विद्रोह किया। इनका ऐसा मानना था कि हम लोग सामर्थ्य है उनसे लड़ने में, उनके आधुनिक हथियारों के सामना करने में आम लोगों से अच्छे हैं, इसलिए इन लोगों ने विद्रोह करने का निश्चय किया। आगे देखिए, जिसका नेतृत्व बॉक्सर्स ने किया था। इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बॉक्सर्स ने किया था। एक समूह जिसे औपचारिक रूप से राइटियस एंड हारमोनियस फिट्स के रूप में जाना जाता था। बॉक्सर्स को एक ऑर्गेनाइजेशन था जिनका नाम क्या था? राइटियस एंड हारमोनियस फिट्स। ठीक है, इनका ये बॉक्सर्स का ऑर्गेनाइजेशन जो था, संस्था था, उसका नाम था। इस आंदोलन ने चीन को विदेशी प्रभाव से मुक्त करने का प्रयास किया और विदेशी मशीनरियों और ईसाई धर्म में धर्मांतरित चीनी लोगों के प्रति इसके उग्र विरोध की पहचान थी। देखिए, विद्रोह कई कारकों की प्रतिक्रिया थी, जिसमें आर्थिक संकट, अफीम व्यापार, राजनीतिक भ्रष्टाचार और चीन में विदेशी नियंत्रण और प्रभाव में वृद्धि शामिल थी। इन्हीं सब कारणों से बॉक्सर्स विद्रोह हुए थे। ठीक है, बॉक्सर विद्रोह में 1 से 2 लाख लोग मारे गए हैं। कई आम चीनी लोग भी घर से बेघर हो गए इसमें फंस करके। ठीक है, बॉक्सर ने विदेशी व्यवसायों, स्कूलों और चर्चों को नुकसान पहुंचाया, जिसमें चीनी और विदेशी दोनों व्यवसायों को धन और संपत्ति का बड़ा नुकसान हुआ। बॉक्सर विद्रोह ने दिखा दिया कि किंग राजवंश, जो उसमें मंचू साम्राज्य चल रहा था और किंग राजवंश था, उनकी स्थिति नियंत्रित करने में संतुलित नहीं थी, पर्याप्त नहीं थी, मजबूत नहीं थी। ठीक है, ऐसे में क्या हुआ, इससे लोगों के बीच उनका अधिकार और भी कमज़ोर हो गया। यानी जो मंचू साम्राज्य था, किंग राजवंश, उसका अधिकार लोगों में कमज़ोर पड़ गया, क्योंकि वह इस विद्रोह से पता चल गया कि वह इस विद्रोह को भी नहीं दबा सकता था खुद के दम पे। ठीक है, और वो स्थिति को अच्छा संतुलन भी नहीं बनाए रख सकता था। ठीक है, चलिए आगे देखिए।
अब चीन में बक्सर विद्रोह के कारण क्या थे, आपको कारण भी लिखने पड़ेंगे। तो देखिए 19वीं सदी के अंत में चीन में एक बड़ा विद्रोह बक्सर विद्रोह था, जिससे अक्सर हेतु आंदोलन के रूप में जाना जाता है। चीनी इतिहास में बक्सर विद्रोह के कई कारण थे, जिनमें निम्नलिखित शामिल है, जो हम लोग नीचे पढ़ने वाले। वो कौन कौन से मेन कारण थे जिसके बाद बक्सर आंदोलन आरंभ हुआ। तो देखिए पहला, आर्थिक और सामाजिक संदर्भ। उस समय चीन में सामाजिक आर्थिक माहौल बक्सर विद्रोह के प्राथमिक कारणों में से एक था। आर्थिक स्थिति तो खराब थी ही और सामाजिक स्थिति भी खराब थी। ठीक है, 200 से अधिक वर्षों तक चीन पर प्रभुत्व बनाए रखने के बाद किंग राजवंश कई कठिनाइयों से जूझ रहा था। जनसंख्या में तेजी से वृद्धि के कारण अत्यधिक जनसंख्या और बेरोजगारी हुई। परिणामस्वरूप लोग व्यापक रूप से भूखे और निर्धन हो गए, जो विद्रोह का कारण बना था। ठीक है, देखिए राष्ट्रवाद का उदय 19वीं सदी में। अगला कारण क्या है, राष्ट्रवाद का उदय। 19वीं सदी में चीन समेत कई देशों में राष्ट्रवाद बढ़ा। चीनी लोग अपने समृद्ध इतिहास और संस्कृति को बाहरी प्रभावों से बचाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें इस पर बहुत गर्व था, अपने देश पे, है ना। अफीम युद्ध, जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य ने चीन को कुचल दिया और भारी कर्ज चुकाने पर मजबूर कर दिया चीन को। तो चीन ने राष्ट्रवाद की इस भावना को बढ़ावा दिया, बॉक्सर्स ने। ठीक है, इस झटके को चीनी लोगों ने अपमान और अपनी संप्रभुता के लिए खतरे के रूप में देखा। तो ये भी विद्रोह का कारण था, राष्ट्रवाद का उदय। इससे पहले आप लोग पढ़ ही चुके हैं, जो पिछला वीडियो में कराया हूँ, चीनी क्रांति जो 1850 से 64 के बीच चला था। तो उसी समय से ही लोगों में, चीन के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का उदय होना शुरू हो गया था। ठीक है, और बॉक्सर तो एक अलग गुट ही था। ठीक है, जो नॉर्मल लोगों से अपने आप को ऊपर मानते थे, सामर्थ्य मानते थे। ठीक है, तो ये विद्रोह मुख्य रूप से उन्हीं का था। पर यह भी विद्रोह काफ़ी प्रभावशाली रहा है, चीन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। देखिए बक्सर आंदोलन, अगला कारण ही बक्सर आंदोलन को मैं बनाया हूँ। देखिए बक्सर्स मूल रूप से चीन के संदोग प्रांत से थे। संदोग एक गुप्त समूह थे, जिन्हें राइटियस एंड हारमोनियस फिट्स का समूह कहा जाता था। अब पहले भी जान चुके हैं, वो वंचित किसानों का एक समूह था, वंचित किसानों का, जो सोचते थे कि वे विदेशी हथियारों से प्रतिरक्षित है और एक विशेष प्रकार की मार्शल आर्ट का अभ्यास करते थे। उन्हें यह भी लगता था कि वे चीन से विदेशियों को बाहर निकाल सकते हैं, वे बुलेट प्रूफ भी है। ठीक है, तो ऐसी भावना उन लोगों में थी, जिसके कारण विद्रोह से वो लोग डरे नहीं और विद्रोह का सामना किया। अगला जो कारण है, ईसाई विरोधी भावना। देखिए चीन में ईसाई धर्म का आगमन बक्सर विद्रोह के मुख्य उत्प्रेरकों में से एक था। ईसाई मिशनरी कई वर्षों से चीन में काम कर रहे थे और 1800 के दशक के अंत तक वे काफ़ी बड़े समूह बन गए थे। कई चीनी लोग, विशेष रूप से बॉक्सर्स के लिए यह पारंपरिक चीनी मान्यताओं और मूल्य के लिए खतरा था कि ईसाई धर्म का प्रचार न हो, क्योंकि कई चीनी लोग भी उस धर्म को अपना रहे थे, मतलब उसे परिवर्तित करवाया जा रहा था। ठीक है, इसके विरोध में ये आंदोलन किया गया। देखिए किंग राजवंश की कमजोरी। किंग राजवंश के पतन और वैधता ने बॉक्सर विद्रोह के फैलने में एक प्रमुख भूमिका निभाई। मांचू सम्राटों ने देश पर नियंत्रण खो दिया और वे चीन के सामाजिक और आर्थिक मुद्दों से निपटने में असमर्थ थे, क्योंकि सरकार कानून व्यवस्था को बनाए रखने और विदेशी आक्रमण से अपनी आबादी की रक्षा करने में असमर्थ थी। इसलिए बॉक्सर जैसी गुप्त समाजों ने सत्ता के शून्य को भर दिया। ठीक है, जब सरकार शासन व्यवस्था जब कमज़ोर होती है तो जनता को आवाज़ उठाना ही होता है। तो ऐसे में एक गुट था, एक ग्रुप था बॉक्सर्स का। ठीक है, इन्होंने अपना कर्तव्य माना कि विदेशी को बाहर निकालना है ना, और ये विद्रोह
हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आप 4-5 कारण लिख सकते हैं जो भी आपको याद रहे बॉक्सर विड्रॉ के। ठीक है, PDF कैसे मिलेगी, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। अगर लिंक काम नहीं करता है तो आप लोग सर्च करेंगे सोनमा ट्यूटोरियल। ठीक है, ट्यूटोरियल, तो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे ग्रुप। अब देखिए बॉक्सर्स आंदोलन का परिणाम को हम लोग देखेंगे। विद्रोह के तत्कालीन परिणाम। देखिए बॉक्सर विद्रोह के बाद चीन को कई तत्कालिक नतीजों का सामना करना पड़ा, जिसने उनके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और आंतरिक गतिशीलता को नया रूप दिया, जिसमें शामिल है, देखिए बॉक्सर प्रोटोकॉल 1901 में विद्रोह खत्म हुआ था, आप लोग को मालूम है। उसके बाद देखिए विद्रोह के अंत में हुई संधि ने चीन पर कठोर दंड लगाया, जिसमें सारी क्षतिपूर्ति और विदेशी शक्तियों को नई रियायतें मिली थी। अगला जो है विदेशी सैन्य उपस्थिति। विद्रोह के बाद बीजिंग और अन्य रणनीतिक स्थानों पर विदेशी सैनिक की उपस्थिति में वृद्धि देखी गई। साथ ही 8 राष्ट्र गठबंधन के देशों ने इस क्षेत्र में अधिक प्रभाव की मांग की। इसके अलावा देखिए किंग राजवंश कमज़ोर हुआ। किंग राजवंश की क्षमताएं और अधिकार काफ़ी हद तक छीन हो गए, जिससे उसका पतन तेज हो गया और चीनी जनता के बीच क्रांतिकारी भावनाएं बढ़ने लगी। अगला जो है चीनी समाज। ठीक है, चीनी समाज और राजनीतिक दीर्घकालीन प्रभाव, यानी वो तो अभी हम लोग जो देखे वो तत्कालीन प्रभाव था, और देखिए जो दीर्घकालीन प्रभाव क्या हुआ। चीनी समाज और राजनीतिक पर बॉक्सर विद्रोह के दीर्घकालीन प्रभाव बहुत गहरे थे, जिसने देश के आधुनिकीकरण के मार्ग और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर उसके रुख को प्रभावित किया। इन प्रभावों में शामिल है, देखिए क्या क्या। सबसे पहला राष्ट्रवाद। विद्रोह और विदेशी शक्तियों द्वारा इसके दमन ने राष्ट्रवाद की एक मजबूत लहर को बढ़ावा दिया, जिसने राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। इसके अलावा सुधार। देखिए परिवर्तन की आवश्यकता को समझते हुए किंग सरकार ने लेट किंग रिफॉर्म्स को लागू किया। ठीक है, एक सुधार था जिसमें शिक्षा, सैन्य आधुनिकीकरण और शासन पर ध्यान केंद्रित किया गया। हालांकि राजवंश को बचाने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। देखिए जब ये विद्रोह हुआ उसके बाद लगा किंग राजवंश को कि हम जो कर रहे हैं उचित नहीं है, हमें सुधार करना चाहिए। तो इन्होंने एक लेट किंग रिफॉर्म्स नाम के एक नियम लाया, जिसमें शिक्षा, सैन्य को आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए, मतलब इस पर बल दिया गया। किंतु अब तक ले बहुत देर हो चुकी थी, बात सर से पानी ऊपर चला गया था। ठीक है, तो ऐसे में ज़्यादा प्रभाव पड़ा नहीं, इसलिए कहा जाता है समय रहते ही हमें सब कुछ कर लेना चाहिए। ठीक है, देखिए क्रांतिकारी आंदोलन का उदय। विद्रोह की विफलताओं और चीन को विदेशी आक्रमणों से बचाने के लिए किंग राजवंश की असमर्थता के कारण उत्पन्न सामाजिक राजनीतिक माहौल ने क्रांतिकारी आंदोलन को बढ़ावा दिया। ठीक है, जिसकी परिणति यानी परिणाम 1911 की क्रांति और चीन गणराज्य की स्थापना के रूप में हुई। ठीक, इसी आंदोलन के बाद लोगों में और जैसे कि माहौल बन गया कि हम लोग लड़ सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, गणतंत्र लोकतंत्र राज्य स्थापित कर सकते हैं चीन में। और यही कारण है कि 1911 में हमारा नहीं, चीन जो है एक गणतांत्रिक राज्य की तरफ बढ़ गया। ठीक है, चलिए तो इस तरह से यह वीडियो ख़त्म होता है। यहाँ पे आपको PDF चाहिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो बताइए, हम वो क्वेश्चन पहले कराने की प्रयास करूँगा, नहीं तो धीरे धीरे तो मैं सारे क्वेश्चन कराऊँगा ही। फिर भी एक क्वेश्चन ऑलरेडी मैं 5-6 महीना पहले ही करा चुका हूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।